हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल अपना क्लासिकल मैकेनिक्स, हाँ, मैकेनिक्स ऑसिलेशन वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला, तो उसमें अपना सेकंड यूनिट मैंने स्टार्ट किया था। उसमें शायद मे भी एक लेक्चर हुआ था। अपन द्रव्यमान केंद्र की बात की थी, ठीक है, और उसके कंपोनेंट मेथड वगैरह ये सब पढ़ लिए थे अपन ने, ठीक है। आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा आज कि कल तो उसमें तो अपन ने पढ़ लिया था कि बहुकण तंत्र क्या होता है, अनाद्विकण हो तो कैसा होगा, जो भी सारी चीजें, ठीक है। उसी में अपन बात करेंगे अब बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है भाई। अपन किसकी चर्चा करेंगे? बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या होती है, कैसे होती है, वो सब चीजें अपन प्रूव करेंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा इतनी होती है ना। बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा इतनी होती है। उसके बाद अपना सामान्य द्रव्यमान आएगा। सामान्य द्रव्यमान क्या होता है, रिड्यूस बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब चीज़ों के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और अपना टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, बहुकणीय तंत्र की बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा के बारे में अपन डिस्कस करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है भाई। तो वही जो अपन ने बहुकणीय तंत्र का स्थिति समझा था वैसे ही, ठीक है। एक अपन सिस्टम मान लेंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है, डॉट एम आई, ठीक है। उसका स्टेटस आर एम है मास का, और एक आइवा कण ले लेंगे, उसका द्रव्यमान एम आई है, उसका पोजिशन है आर आई है मूल, जबकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष उसका स्थिति कितना है, आर सी आई वेक्टर मान। सदिश संयोजन लगाऊंगा, उसका अवकलन कर काइनेटिक एनर्जी की बनाना चाहूँगा, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इसमें, माना देखो भाई, पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से है। मैंने ये कोई एक निर्देश तंत्र मान रखा है, जो भी एक्स वाई को मान सकते हैं, ठीक है। इसमें अपना एक बहुकर्ण तंत्र है, अपन कैसा भी सिस्टम मान सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत से हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत से हैं, एन पार्टिकल है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ये ओरिजिन है, जीरो को मान लिया। यहाँ से इसका द्रव्यमान केंद्र, यहाँ कोई द्रव्यमान केंद्र है ए पॉइंट पे, जिस मास, इसका इस सदिश कितना है, आर सी एम। इसका इस सदिश कितना है भाई, आर सी एम वेक्टर है। और यहाँ एक आईवा पार्टिकल है, इसका एक आईवा पार्टिकल है, कोई पॉइंट बी है, इसका मास कितना है, एम आई है। मतलब यहाँ आई वा क्या है भाई, ठीक है। इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष कितना है, आर आई वेक्टर, ठीक है भाई। अगर मैंने बात करूं कि जो ये आइवा कण है, उसका सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र, यहाँ इसका स्थिति सदिश कितना है, आर सी आई वेक्टर। ये कितना है भाई, आर सी आई वेक्टर है। जैसे अपन ने वहां कंसिडर किया था, वैसे यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। कोई सिस्टम है, उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना। और इन एन नंबर ऑफ पार्टिकल का मास, इस सिस्टम का मास है कैपिटल एम। इस तंत्र का मास कितना है, कैपिटल एम। पर पार्टिकल है, सबका मास टोटल करूंगा, ये क्या मिलेगा, इस तंत्र का मास मिलेगा। मैंने क्या माना, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, सारा का सारा द्रव्यमान यहाँ पे केंद्रित है। इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति कितना है, आरसीएम वेक्टर है। मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, आरसीएम। और यहाँ कोई आइवा पार्टिकल है जिसका मास एम आई है, आइवा कण है, आर आई वेक्टर। और इस जो आइवे कण है, उसका मूल बिंदु के इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आरसीआई वेक्टर, ठीक है भाई। कोई सेम थ्योरी लिखता हूं मैं, फिर अपन आगे डेरिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। मैं लिखता हूं, माना माना एक निकाय जिसमें स्मॉल एन कण विद्यमान, यदि तथा तथा निकाय का द्रव्यमान
इकाई का द्रव्यमान कैपिटल एम है। इकाई का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल एम। के द्रव्यमान केंद्र के द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश आरसीएम वेक्टर है। कितना है भाई? आरसीएम वेक्टर। जबकि एक आइवा कण जिसका द्रव्यमान आइवा कण का द्रव्यमान कितना? mi का द्रव्यमान कितना? mi तथा इसका मूल बिंदु के सापेक्ष का मूल बिंदु के स्थिति सदिश आरआई वेक्टर है। का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है? आरआई वेक्टर है। यदि इस आई वे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश आरसीआई वेक्टर हो तो देखो भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज ओ ए बी से सदिश संयोजन से हो तो ओ ए बी में सदिश संयोजन से ओ ए बी में ओ ए बी में सदिश संयोजन से मैंने क्या किया, यहाँ किया कितना? ओ ए वेक्टर प्लस कितना? ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना? बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर कितना है यहाँ पे? आर सी एम प्लस कितना है यहाँ पे? कितना है बताओ? आर सी आई। और इक्वल टू कितना है? आर आई वेक्टर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, आर आई वेक्टर इक्वल टू कितना बताओ? आर सी एम वेक्टर प्लस कितना? आर सी नंबर कोई कितना? एक। समीकरण एक का मैंने क्या किया, दोनों और समय के सापेक्ष अवकलन। समीकरण एक का दोनों और समय के सापेक्ष अवकलन समय के सापेक्ष मैंने क्या किया, उसका भाई अवकलन किया। तो अवकलन क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। यहाँ से देखना भाई, यहाँ बना डी अपॉन डी टी और ये बन जाएगा कितना? आर आई वेक्टर। यहाँ बन जाएगा डी अपॉन डी टी, यहाँ से बन जाएगा आर सी एम और ये बना प्लस डी अपॉन डी टी और यहाँ बन आर सी एम। ठीक है, इसको कितना लिख दूँ मैं बताओ? वेलोसिटी। आगे पेज पे चले, देखो भाई, यहाँ से मैंने लिखा इसको वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ बन जाएगा कितना? वी आई। यहाँ बन जाएगा कितना? वी। और यहाँ बन जाएगा कितना? वी सी आई पर कितना? 2 नंबर बन। नंबर कितना? 2 नंबर बन। ठीक है, मैं लिखता हूँ, यदि आई वे कण की गतिज ऊर्जा, आई वे कण की गतिज ऊर्जा, आई वे कण की गतिज ऊर्जा कितनी? यहाँ ए आई लिख दूँ, ए आई कितनी? हाफ एम आई और वी आई स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बनी ई के आई। यहाँ पे मैं वी आई का मान रखता हूँ यहाँ पे कितना? ठीक है भाई, यहाँ मैं लिखता हूँ, ऐसे भी लिख दूँ क्या मैं? एक बार देखना,
इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ई के आई कितना हाफ, ये कितना एम आई, यहाँ वी आई वेक्टर डॉट कितना बताओ वी आई वेक्टर, ये नंबर कोई कितना, समीकरण 2 तथा 3 से भाई, समीकरण 2 तथा 3 से वी आई का मान मैंने यहाँ रखा, ये बना कितना भाई ई के आई 1/2, यहाँ कितना एम आई, और ये बन जाएगा कितना बताओ, यहाँ बनेगा वी सी एम प्लस कितना पी सी आई, और इसका डॉट किया इसी के साथ, ये बना कितना एम प्लस कितना पी सी आई। ठीक है, मतलब इसको स्क्वायर करके भी लिख सकता हूँ मैं, ये बना कितना ई के आई 1/, यहाँ बन गया एम, और ये बन जाएगा कितना पी सी एम वैक्टर प्लस कितना बताओ पी सी आई वैक्टर का कितना। ठीक है, दोनों और समीशन लेने पर दोनों और समीशन, दोनों और समीशन आई इक्वल टू, दोनों और समीशन किया मैंने तो बनेगा समीशन आई इक्वल टू, यहाँ बन गया कितना पी के आई। ठीक है भाई, यहाँ मैंने समीशन किया 1/, ये कितना समीशन आई इक्वल टू, यहाँ बना कितना एम आई, और यहाँ कितना बनेगा वी सी एम का स्क्वायर प्लस यहाँ बना कितना बताओ बी सी आई का स्क्वायर है ये तो ना, आई, और यहाँ भी कितना बनेगा स्मॉल वी सी आई बनेगा। यहाँ बना भाई अपना कितना वी सी एम स्क्वायर बी सी आई स्क्वायर प्लस कितना, और यहाँ बनेगा कितना बताओ वी एम डॉट कितना बी सी आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ बना समीशन आई इक्वल टू कितना 1 से n, ये कितना बनेगा बताओ, यहाँ 1/2 समीशन कितना आई इक्वल टू, यहाँ मैंने एम आई मल्टीप्लाई होगा इसके बी सी एम स्क्वायर प्लस कितना बनेगा 1/, आई इक्वल टू n, यहाँ कितना एम आई, और ये बने वी सी एम का स्क्वायर 1/2 से 1/2 गया, आई इक्वल टू 1 से n, यहाँ कितना बनेगा एम आई, और ये बनेगा कितना बी सी एम डॉट कितना बी सी आई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए की आई तो कंप्लीट एनर्जी बन जाएगी, ये बन जाएगा कितना बताओ ई के, ये कितना बन जाएगा ई के, यहाँ वी सी एम है नहीं तो वी सी एम कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा 1/, आई इक्वल टू यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ कितना बना भाई 1/2, ये ऐसे कैसे आई इक्वल टू, यहाँ बना एम आई, और ये बन जाएगा वी सी आई स्क्वायर प्लस, यहाँ कितना बना वी सी एम तो बाहर हो गया, वी सी एम वैक्टर ये तो बाहर हो गया डॉट। ठीक है, और यहाँ बना समीशन आई इक्वल टू 1 से n, और यहाँ कितना बनेगा भाई एम आई, और यहाँ कितना आई वैक्टर। ठीक है भाई, ये बना ई के, और ये बना कितना 1/2 कैपिटल एम, ये बना कितना बी सी एम का इसको। ठीक है, प्लस बना कितना 1/2 समीशन आई इक्वल टू 1 से n, यहाँ कितना बना एम आई, और यहाँ बना वी सी आई का स्क्वायर, वी सी आई का क्या स्क्वायर, प्लस कितना बना यहाँ पे, प्लस बना यहाँ पे बी सी एम डॉट, यहाँ कितना बना समीशन आई इक्वल टू 1, यहाँ बनेगा कितना बताओ, इसको लिखा मैंने एम आई, तो ऐसे लिख दूँ मैं d/dt आर सी आई वैक्टर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है वेलोसिटी ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बना कितना भाई ई के इक्वल टू कितना 1/m, और ये कितना बी सी एम प्लस कितना 1/2 आई इक्वल टू 1 से n, यहाँ बना कितना एम आई, और ये कितना वी सी आई का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कितना बनेगा d/dt एम आई कॉन्स्टेंट चले जाऊँ वी सी वेक्टर डॉट आई इक्वल टू 1 से n, यहाँ बना d/कितना dt, और ये बना कितना एम आई, और ये कितना बना आर सी आई, और मैंने लिखाया था एम आई समीशन एम आई सी आई कितना बन जाएगा, समीशन को अंदर लिख जा सकता है कोई समीशन,
की वैल्यू कितनी होती है भाई 0। यहाँ कितना बनेगा ई के 1/2 एम और ये बना कितना एम का स्क्वायर प्लस कितना बना 1/, आई इक्वल टू 1 से एन, यहाँ बना एम आई और ये बन जाएगा कितना बी सी आई स्क्वायर प्लस कितना बना, इसको लिखना चाहूँ तो मैं बी सी डॉट डी अपॉन डी टी को भी बाहर कर दिया, यहाँ बना समीशन आई इक्वल टू एन, ये बना कितना एम आई और ये कितना बना आर सी आई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। देखना आगे क्या बनेगा अपने पास, आगे ये बना भाई ई के इक्वल टू कितना ई के सी एम लिख दूँ, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष काइनेटिक एनर्जी, प्लस यहाँ कितना बनेगा 1/, समीशन आई इक्वल टू 1 से एन, यहाँ बना एम आई और ये बना आर सी आई टी। यहाँ बना कितना अपने पास बी सी आई का स्क्वायर और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी और लिख दूँ क्या, देखना भाई कैसे 0 डॉट, यहाँ कितना डी अपॉन कितना डी टी और ये बना समीशन आई इक्वल टू 1 से, यहाँ बना एम आई और ये जाएगा आर सी। ठीक है, क्योंकि अपने पढ़ा था समीशन आई इक्वल टू 1 से एन और यहाँ कितना एम आई आर सी आई, सेंटर ऑफ मास के सामने आगुण मान 0 होता है वो 0, यहाँ बना ई के इक्वल टू कितना बनेगा ई के सी एम प्लस कितना ए सी। ठीक है, अगर जो काइनेटिक एनर्जी है ना निकाय की, वो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कणों की गतिज ऊर्जा के योग बराबर होते, ये आपसे प्रूव करवाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा सिद्ध कीजिए कि बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। ठीक है भाई, मैं लिखता हूं अतः बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा, बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा, बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा भाई द्रव्यमान केंद्र के बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा ई, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा और यहाँ कितना ई के सी एम, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज, कणों की गतिज ऊर्जा कितनी ई के सी के योग के बराबर, योग के बराबर प्राप्त होती, योग के बराबर क्या होती है भाई प्राप्त होती। ये आपका क्वेश्चन आता है भाई काफी बार एग्जाम में। ठीक है, ये आपकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, सामान्य द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है ना, तो कर लेता हूँ। यहाँ आता है अपना टॉपिक है भाई सामान्य द्रव्यमान, सामान्य द्रव्यमान रिड्यूस मास क्या होता है, क्या करेंगे। ठीक है, देखो भाई जो सामान्य द्रव्यमान होता है वो रियल मास नहीं होता है। पहली बात तो सामान्य द्रव्यमान क्या होता है, रियल मास नहीं होता है। ठीक है ना, आभासी मास होता है। ठीक है, अगर किसी द्विकण तंत्र को 2 बॉडी सिस्टम को 1 बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, मान लो M1 M2 दो मास पार्टिकल हैं, ठीक है, अपन उसको एक ही मास यूज करना है तो अपन ऐसा यूज M1 M2 M2 और इसी को बोलते हैं अपन सामान्य द्रव्यमान रिड्यूस मास क्या होता है। ठीक है ना, सामान्य द्रव्यमान रिड्यूस मास क्या होता है, ये अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। का प्रूफ भी मैं लाऊंगा आपके लिए कि ऐसा ही कैसे आया जो भी चीज़ डिस्कस। ठीक है भाई, तो करता हूँ बात आपसे, देखना भाई
तो लिखो यहाँ पे समानी द्रव्यमान किसी कण का वास्तविक द्रव्यमान नहीं, वास्तविक द्रव्यमान किसी कण का वास्तविक द्रव्यमान क्या है? वास्तविक द्रव्यमान यह है कण का आभासी द्रव्यमान, रियल नहीं होता, ये आभासी, यह कण का आभासी द्रव्यमान होता, आभासी द्रव्यमान यदि किसी कण तंत्र को एक कण तंत्र में परिवर्तित करना हो, उसके लिए समानी द्रव्यमान का उपयोग, समानी द्रव्यमान के लिए समानी द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। यदि M1 तथा M2 तो द्विकण तंत्र के द्रव्यमान हो, द्विकण तंत्र के द्रव्यमान हो तो उनका समानी द्रव्यमान का समानी द्रव्यमान इक्वल टू अपन लिखते हैं भाई M1 M2 अपॉन कितना M1 प्लस M, ये अपन उसका समानी द्रव्यमान। अभी कैसे लिखते हैं, कहाँ से आता है, उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। ठीक है भाई, समानी द्रव्यमान की चले आगे तो अपन बात करें समानी द्रव्यमान की। देखो भाई, इसका प्रूफ की बात कर लेता हूं मैं, इसका प्रूफ कहाँ से आता है ऐसा। देखो मैं मान लेता हूं, माना दो द्रव्यमान M1 तथा M2 जिनका मूल बिंदु सापेक्ष के सापेक्ष स्थिति सदिश, जिनका मूल बिंदु के सापेक्ष है, एक का मैंने भाई R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। ठीक है भाई, ऐसी कुछ कंडीशंस है अपने पास। ये कोई अपना XY सिस्टम, ठीक है भाई, यहाँ अपन ने ये ओरिजिन मान रखा है 0,0 की बात कर लेता हूँ। यहाँ से अपने पास एक मास है M1, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ठीक है भाई, इधर से कोई दूसरा मास यहाँ पे इसका M2 और इसका पोजीशन वेक्टर कितना R2, ये कोई B पे मान लेता हूँ, ये कोई A पे मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो M2 का जो स्थिति सदिश है वो M1 के सापेक्ष, भाई M2 का स्थिति सदिश किस M1, जो कितना आएगा बताओ, R2 माइनस कितना आएगा R1। M2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष भाई, 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष कितना R21, जो कितना R2 माइनस कितना R1 हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को भी ऐड कर देता हूं मैं। M2 का M1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21 वेक्टर हो तो R21 वेक्टर हो, देखो भाई R21 कैसे सदिश संयोजन से निकाल सकते हो, सदिश संयोजन से, देखो मैं निकाल देता हूं सदिश संयोजन।
सदिश संयोजन से। सदिश संयोजन से कैसे बताओ? इधर से मैंने बात की ओ ए वैक्टर प्लस कितना बताओ ए बी वैक्टर इक्वल टू कितना ओ बी वैक्टर। ये कितना भाई R1 वेक्टर, ये कितना कोई मैं R21 मान लिया उसका, और ये कितना R2। यहाँ से निकल के क्या आया R21 वेक्टर, और ये कितना बताओ R2 वेक्टर माइनस कितना R1 वेक्टर। ये निकल के आया नंबर कितना 1 आ गया। ठीक है भाई, M2 मास का M1 के सापेक्ष स्थिति सदिश है। M2 मास का M1 के सापेक्ष क्या आ गया स्थिति सदिश आ गया भाई। ठीक है, R2 माइनस R1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब अपन को एक चीज़ सीखनी है यहाँ से। अगर अपन R2 माइनस R1 किया, ठीक है, अगर अब अपन को ये चाहिए, ठीक है, अब अपन को चाहिए क्या, दोनों का रिड्यूस मास चाहिए। मैं क्या करता हूँ, समीकरण एक का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन, 2 बार अवकलन से, 2 बार अवकलन से किया तो मैंने किया D2 R21 वेक्टर अपॉन कितना बताओ, यहाँ कितना बोला D2 R2 अपॉन कितना DT स्क्वायर, यहाँ कितना D2 ये R1 वेक्टर पर कितना तो बना नंबर कितना कोई भाई तो बना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब सुनो अपनी बात। अपन ने जो सेकंड लॉ है वो पढ़ा है, F बराबर कितना होता है MA होता है। F बराबर कितना होता है MA। तो मैं चर्चा कर लेता हूँ कि अपन ने पढ़ा है F वेक्टर इक्वल टू कितना होता है MA वेक्टर। अगर मैं F की बात करूँ यहाँ A को ऐसे लिख सकता हूँ मैं D2 R वेक्टर अपॉन कितना DT। ये कोई नंबर लिखा मैंने 3। अब देखो, अगर मैं बात ऐसे करता हूँ कि M1 के द्वारा M2 पे लगाया गया बल, M1 के द्वारा M2 पे, तो F21 हो जाएगा। और मैं बात करता हूँ M2 के द्वारा M1 पे लगाया बल, F12 हो जाएगा। वो आपने पढ़ ही रखा है कि जिसके लिए लगाएगा उसका खुद का। ठीक है, मैं लिखता हूँ, यदि देखना भाई आगे, यदि M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल F1, भाई 2 पे किसके कारण 1 के कारण, यहाँ कितना बन जाएगा बताओ 1 के कारण, तो ये कितना F12 देख रहा हूँ ना मैं, 2 पे किसके कारण 1 के कारण, F2 पे, तो मास किसका, और ये कितना D2 R2 अपॉन कितना हो DT स्क्वायर, D2 R2 अपॉन कितना हो जाएगा भाई DT स्क्वायर। मास इंटू त्वरण हो जाएगा। 2 पे फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, तो 2 पे फोर्स देख रहे हैं, फोर्स देखा तो 2 का मास F बराबर M इंटू ए होता था, जिसका मास उसका त्वरण, इसका मास उसी का त्वरण। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा M इंटू ए हो जाएगा। ठीक है ना भाई, फिर फोर्स किसके कारण 1 के कारण। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ने क्या देखा, M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा F21 M2 D2 R2 अपन कितना DT स्क्वायर। इसी प्रकार क्या बताओ, M1 पर M2 के कारण लगने वाला बल और ये बन जाएगा कितना बताओ F12, ये कितना बनेगा M1 D2 R1 अपॉन कितना बताओ DT। ये कोई नंबर कितना लिखूं मैं 3, और ये कोई नंबर ये आ रहा है क्या 3 तो हो गया। यहाँ लिखा मैंने कितना 4 और यहाँ लिखा 5। ठीक है, तो M2 F बराबर MA होता है, मतलब जिसका मास उसी का त्वरण हो। ठीक है, तो 2 पे देख रहे हैं 2 का मास 2 का आइसोलेशन फोर्स आ गया। ठीक,
और इधर देखेंगे तो किस, ठीक है, कोई दिक्कत है? इसी प्रकार ये चीज़। और चूंकि अपन ने पढ़ रखा है जो F12 होता है वो माइनस ऑफ F21 होता है। और अगर परिमाण की बात करूं मैं, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, दोनों का होता है बराबर होता है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही क्या होता है भाई, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बात करूँ आपके लिए, अपन ने यहाँ फोर्स निकाल दिया, टोटल फोर्स निकाल रखा है। ठीक है, टोटल फोर्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, समीकरण पीछे से देखो भाई, ये वाला समीकरण अपने पास आया था यहाँ पे, कौन सा वाला, ये वाले समीकरण की मैं बात करता हूँ। ये वाले समीकरण नंबर 2 से देखना भाई, समीकरण को लेके आता हूँ एक बार यहाँ, समीकरण 2 से भाई, समीकरण 2 से, और 2 से कैसे देखा था अपन ने देखा था d2r21 वेक्टर इक्वल टू कितना, dt स्क्वायर, और यहाँ बना कितना, d2r2 माइन अपॉन कितना, dt स्क्वायर माइनस कितना, d2r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से अगर मुझे चाहिए क्या, d2r2 अपॉन कितना, dt स्क्वायर, तो यहाँ से f21 अपॉन m2 बन जाएगा। यहाँ d2r21 अपॉन कितना बताओ, dt स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना बताओ, f वेक्टर 21 अपॉन कितना, m2 माइनस, और ये कितना बनेगा बताओ, f12 वेक्टर अपॉन कितना, m1 कहाँ से लिखा भाई, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से। कहाँ से लिखा ऐसा मैंने, समीकरण 4 तथा 5 से लिखा। ठीक है ना भाई, देख सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, और चूंकि f12 इक्वल टू माइनस f21 है, तो ये r21 है, ये r21, इसको भी r21 बना दो, 21 बना दो मैं इसको, ये कितना बन जाएगा, d2r21 अपॉन कितना, dt स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना बताओ, f21 अपॉन कितना, m2 प्लस कितना बन जाएगा, f21 अपॉन कितना बनेगा, m1 बनेगा। यहाँ लिखा मैंने d2r21 अपॉन कितना बताओ, dt स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने कितना, f21, और यहाँ बनेगा कितना बताओ, m1 m2 अपॉन m1 m2। ठीक है, यहाँ से मुझे f21 चाहिए भाई, यहाँ से मैंने निकाला फिर से f2, ये कितना आएगा, m1 m2 अपॉन कितना बताओ, m1 प्लस जाएगा m2, और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, d2r21 अपॉन कितना, और चूंकि f इक्वल टू कितना होता है बताओ, तो ये वाला क्या आ जाएगा, मास, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास बोलते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, इक्वल टू कितना, m1 m2 अपन आ जाएगा m1 प्लस, तो अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास बोलते हैं। अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूस मास बोलेंगे। ठीक है भाई, ये रिड्यूस मास का फॉर्मूला है, जो अपन पढ़ते थे उसको मैंने ड्राइव करा दिया, कैसे आया जो भी आपके सामने सारी चीज़ें। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं अपन, है ना। अब देखो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अपने पास फॉर्मूला तो निकल के आ गया, अपना फॉर्मूला निकल के आ गया म्यू, और म्यू इक्वल टू कितना, 1 m2 m1 प्लस m, की दो कंडीशंस हैं। एक केस फर्स्ट की बात कर लेता हूँ मैं आपसे, केस फर्स्ट में कितना, अगर m1 बराबर क्या आ जाए भाई, m2, तो ये कितना बनेगा, और ये कोई m के बराबर आ जाए, यहाँ कितना बनेगा, m स्क्वायर अपॉन कितना, 2m बनेगा। q का मान क्या आ जाएगा, m1/2 आ जाएगा, या फिर कोई m बाई क्या आ जाएगा, मतलब उसका क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, मतलब उसका क्या आ जाएगा, आधा। इसका केस सेकंड की बात करता हूँ मैं आपसे, केस कौन सा, सेकंड की, केस सेकंड की बात करता हूँ। यदि ऐसा हो भाई, m1 का मान बहुत बहुत ज़्यादा हो कि m2 से, कहने का मतलब ऐसे हो सकता है m2 वेरी वेरी लेस देन कितना, यहाँ से m2 अपॉन कितना, m1 वेरी वेरी लेस देन कितना, मतलब ये वैल्यू एक्चुअली बहुत छोटी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ इसमें, मैंने क्या किया, नीचे से m1 बाहर निकाला भाई, यहाँ बन गया m1, यहाँ m2 नीचे से बाहर निकाला m1, 1 प्लस कितना बन जाएगा, m2 अपॉन कितना बन जाएगा, अब m2 अपॉन m1 का मान एक से बहुत बहुत छोटा, तो इसको कर सकता हूँ इसके कंपेयर में। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा m1 m2 अपॉन कितना,
m1, तो म्यू इक्वल टू कितना बन जाएगा अपने पास, m2 बन जाएगा। म्यू इक्वल टू कितना निकल के आएगा अपने पास, m2 निकल के आएगा। मतलब जो छोटा वाला पार्टिकल है ना, उसके मास के बराबर आ जाएगा अगर एक का मास बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अतः अपन क्या लिख सकते हैं, अगर दो मास पार्टिकल इस प्रकार से हो जिसमें एक कण का द्रव्यमान दूसरे की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, सामान्य द्रव्यमान क्या आएगा, छोटे वाले ना हल्के कण के द्रव्यमान के बराबर आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, अतः यदि दो कणों में एक कण का द्रव्यमान बहुत अधिक जबकि दूसरे कण का द्रव्यमान बहुत कम हो, का समानी द्रव्यमान कि भाई हल्के कण के द्रव्यमान के बराबर प्राप्त होता है, हल्के कण के द्रव्यमान के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है भाई, जो लाइट पार्टिकल होगा उसके बराबर उसका सामान्य द्रव्यमान आएगा, जो लाइट पार्टिकल होगा के बराबर उसका क्या आएगा, सामान्य द्रव्यमान आएगा। चले भाई आगे, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, दो एप्लीकेशंस हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अनुप्रयोग आएंगे इनके, एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस की मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इसमें फर्स्ट जो एप्लीकेशंस है, इसमें जो अपना पहला एप्लीकेशन है, वो पहला एप्लीकेशन है आपका हाइड्रोजन परमाणु का सामान्य द्रव्यमान। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान। ठीक है भाई, आपका क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का सामान्य द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का सामान्य द्रव्यमान या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान भाई। ठीक है, ये आपका पहला एप्लीकेशन। ठीक है, तो तुमने हाइड्रोजन को जानते होंगे, तुम मिला है कभी आपसे हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपको ऐसे मिला होगा, हाइड्रोजन अपनी 1H1 1H2 1H3 को अपन क्या हाइड्रोजन बोलते हैं। ये में होता है 1H1 जो हाइड्रोजन का रासायनिक है, क्या है अपना हाइड्रोजन है। तो समझना, देखो एक बार, जब 1H1 की बात हुई तो जो प्रोटॉन नंबर होता है वो उसका परमाणु क्रमांक प्रोटॉन 1 हो गया, न्यूट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का मास अपन मान लेंगे mp है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना me है। और तुमको ये भी पता है, तो ये भी पता है जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मास से क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब एक हल्का हो गया एक भारी हो गया, बात हो गई। ठीक है, एक हल्का हो गया एक क्या हो गया, भारी हो गया। तो वो अभी अपन ने पढ़ा था, वही रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। देखो, मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में
एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है यदि मैं लिखूं यहाँ पे, यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान mp तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me हो तो ठीक है, रिड्यूस मास कैसे पढ़ा था, mp me अपॉन कितना बताओ, mp प्लस me, ठीक है, mp me और mp प्लस कितना me। अब चूंकि मैं आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया दे दूं, mp है वो होता है 1836 टाइम्स बोलते हैं, 1836 ये कंडीशन से होती है। mp कितना टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन का, 1836 लिखते हैं कहीं कहीं, हाँ ठीक है। अब अगर ऐसा है मैं क्या करता हूँ, यहाँ से म्यू, मैंने क्या किया भाई, यहाँ से कितना लिया mp, यहाँ से कितना me, और एक लाइट पार्टिकल कितना है me है, me मैंने बाहर निकाला तो यहाँ से mp अपॉन कितना बन जाएगा, मैंने यहाँ से me बाहर निकाला भाई, यहाँ बन गया 1 प्लस कितना mp अपॉन कितना बन गया me बन गया, mp अपॉन me कितना 1836 टाइम्स है, mp अपॉन me कितना बन गया 1836 टाइम्स बनेगा, mp me कितना बन गया भाई 1836 टाइम्स बनेगा, ठीक है। मतलब अपन को लाइट पार्टिकल बाहर निकालना है, लाइट वाला बाहर निकाल लिया me, ठीक है, mp अपॉन me कितना बना, ये तो एक से ज़्यादा बना, अपन को एक से कम बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका अपोजिट वाला बाहर निकालता हूँ भाई, 1 मिनट देखना भाई, बैटरी भी चेंज कर देता हूँ भाई। देखो भाई मैंने क्या किया, यहाँ से mp 1836 me होता है, यहाँ से क्या किया इक्वल टू, मैंने यहाँ से बाहर निकाला mp, ठीक है, ये बन गया mp, ये बन गया कितना, यहाँ से मैंने बाहर निकाला mp, ये बन गया 1 प्लस कितना me अपॉन कितना mp, ठीक है, और यहाँ से me अपॉन mp देखूँ मैं, me अपॉन कितना mp, ये बनेगा कितना me अपॉन mp कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन कितना 1836, 1 अपॉन कितना 1836, mp से mp गया तो यहाँ बनेगा कितना me, ऊपर ले जाके ऐसे लिख दो 1 प्लस कितना me अपॉन कितना भाई mp की पावर कितना -1, ये द्विपद में प्रसार हो जाएगा, यहाँ से me 1 माइनस कितना बन जाएगा भाई me अपॉन कितना बन जाएगा mp बन जाएगा, me अपॉन कितना mp 1 अपॉन 1836 इक्वल टू ये बनेगा कितना me 1 माइनस कितना 1 अपॉन कितना 1836, एलसीएम लेके सोल्व किया इक्वल टू कितना बनेगा me, और ये बनेगा कितना 1835 1836, मतलब पॉइंट में कोई वैल्यू तो समथिंग क्या आएगा me के बराबर आएगा, तो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आएगा me, और ये अपने वहाँ देखा था कि जो लाइट पार्टिकल होता है उसके बराबर उसका मान आता है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः हाइड्रोजन परमाणु का जो समानित द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या आता है बराबर आता है, ठीक है भाई। अतः H परमाणु का समानित द्रव्यमान H परमाणु का समानित द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर,
प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या आता है भाई, बराबर आता है। एक एप्लीकेशन। दूसरे एप्लीकेशंस की बात करता हूं मैं आपके लिए, ड्यूट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान देखना भाई, है ना, तो अपन ने सेकंड केस पढ़ा था वही। दूसरा अपन एप्लीकेशन है न्यूट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान भाई। न्यूट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन के अगर सामान्य द्रव्यमान की बात करूंगा मैं, यहाँ पे देखना न्यूट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन में क्या होता है भाई, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन है प्रोटियम, जैसे मैंने ड्यूट्रियम बताया था, ये होता है 1H। ये कितना, प्रोटॉन इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन कितना 1। ए क्या होता है भाई, ए इक्वल टू, ठीक है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान, mp तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना, mn हो, तो देखो भाई रिड्यूस मास mn कौन कितना बताओ, p+, और चूंकि अपने पास mp अप्रोक्सीमेट है कितना, mn होता है, दोनों अप्रोक्सीमेट सेम ही होते हैं। q इक्वल टू क्या निकल के आएगा यहाँ से, यहाँ भी कितना रख दो, mp रख दो, यहाँ भी कितना बताओ 2 हो जाएगा, कितना निकल के आएगा अपना mp/2, कितना निकल के आएगा भाई, 2 निकल के आएगा। ठीक है, मतलब प्रोटॉन के मास का क्या होगा, आधा, या फिर न्यूट्रॉन के मास का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन, ये क्या थे इसके एप्लीकेशन थे। अब कल वाली क्लास में अपन आगे का डिस्कस। भाई आज को इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। ओके भाई।